नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास के अंदर जो हमारी चर्चा का विषय है, वो भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल भी कहा जाता है। ये आपके RS प्री 2023, RS मेंस और RPSC EO RO केट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान सरकार की जितनी भी वैकेंसीज हैं, उन सारे एग्ज़ाम के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इसमें से एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं एक सामान्य परिचय के बारे में कि प्रस्तावना क्या चीज़ है, कहाँ से आई। ठीक है ना, एक बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन होता है, उस सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इसका एक जो जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है ना साथियों, आप सभी को पता होगा कि प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना का जो विचार है, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना का जो विचार है, वो विचार कहाँ से आया था? वो विचार आया था उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया था? उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा आया था। और उद्देश्य प्रस्ताव जो है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने, उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और जो उद्देश्य प्रस्ताव ही है, वही आगे जाकर के संविधान के अंदर जो है प्रस्तावना या उद्देशिका का क्या है, रूप धारण करता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि प्रस्तावना या उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से आया था, वो विचार उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था, उसी के द्वारा जो है आगे जो है प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार आगे डेवलप हुआ। अब देखो, अगर हम बात करें कि जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, फिर बाद में वो प्रस्तावना के अंदर कन्वर्ट हुआ। ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के जो संविधान वेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और जो भी थे, उनके अंदर जो है उद्देशिका या प्रस्तावना जो है संविधान के अंदर होनी चाहिए, यह विचार कहाँ से आया? तो देखियो साथियों, जो उद्देशिका जो है, उद्देशिका के बारे में आपको देखो दो तीन चीज़ें याद रखनी है उद्देशिका के बारे में, कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो साथियों, इस प्रस्तावना का जो विचार, कि भारतीय संविधान के अंदर एक प्रस्तावना होनी चाहिए, इसका जो विचार जो है वो आया था अमेरिका के संविधान से। कहाँ से आया था? अमेरिका के संविधान से। ठीक है। तो ये भारतीय संविधान के अंदर जो है एक प्रस्तावना या प्रियम्बल या उद्देशिका होनी चाहिए, यह विचार कौन से देश के संविधान से आया था? अमेरिका के संविधान से। अब अगला जो बात करते हैं वो ये है कि प्रस्तावना की भाषा क्या होनी चाहिए, जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो प्रस्तावना की भाषा जो ग्रहण की गई है, वो की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो साथियों, यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन आपके और तैयार हो जाते हैं, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंदर उद्देशिका का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई। ठीक है। अब देखो साथियों, अब अगली जो चीज आती है वो क्या है? देखो, अगली जो चीज है वो ये है कि जो आपकी उद्देशिका है, जो संविधान के अंदर जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका के उपनाम क्या है? संविधान वेता जो थे, संविधान विज्ञ जो थे, उन्होंने जो उद्देशिका संविधान के अंदर जो रखी गई,
उस उद्देशिका को अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं जो हैं, अलग अलग प्रकार के उपनाम जो हैं, वो उन्होंने क्या है दिए हैं। अब देखो कौन कौन से उपनाम हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है कि उद्देशिका को जो है संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र, आई कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र। तो साथियों यहाँ परिचय पत्र पैसे परिचय, तो यहाँ पर जो है एक संविधान वेचा थे नदी ए पालकीवाला। कौन थे? नदी ए पालकीवाला। तो नदी ए पालकीवाला ने भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा गया। अगर आप भारतीय संविधान की प्रकृति जानना चाहते हो तो आप इसका जो परिचय पत्र के रूप में आप उद्देशिका को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है दीर्घकालीन सपनों का विचार। दीर्घकालीन सपनों का विचार, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार जो है वो कहा गया अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। जो संविधान वेता थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, उनके द्वारा जो है उद्देशिका को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा गया। ठीक है। और संविधान का परिचय पत्र किनके द्वारा कहा गया? नदी ए पालकीवाला के द्वारा। अब अगला जो है कहा गया संप्रभु लोकतांत्रिक, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल। प्रस्तावना को क्या कहा गया? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा गया। और यह कहा गया के एम मुंशी के द्वारा। किनके द्वारा कहा गया? के एम मुंशी के द्वारा। और के एम मुंशी जी ने ही प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली भी कहा गया। क्या कहा था? राजनीतिक कुंडली। तो ये दो चीजें जो है, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल और राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना को किस संविधान वेता ने कहा था? तो कहा था के एम मुंशी ने। अगली जो बात करें वो हम करें, ये है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। तो साथियों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या एक अपन कह सकते हैं कुंजी। ठीक है ना। तो आत्मा के रूप में तो आपको जो ध्यान रखना है वो है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा था? संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा था। यहाँ आप कह सकते हो कि ठाकुरदास की भार्गव जो है उनकी आत्मा क्या है? ठाकुरदास भार्गव की आत्मा क्या है? संविधान की प्रस्तावना है। जैसे भी आपको याद करना है वो आप लोग, भाई ठाकुरदास की आत्मा संविधान की प्रस्तावना, ठाकुरदास की आत्मा संविधान की प्रस्तावना, ठाकुरदास की आत्मा संविधान की प्रस्तावना। परिचय पालकीवाला, परिचय पालकीवाला। सपने अल्लादी को ज़्यादा आते हैं, जो अल्लाह की खोज में रहता है उसको सपने ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना। और जो भविष्य कौन देखेगा? मुंशी जो होता है वो भविष्य देखता है। ठीक है ना। अब जो है अगली जो इसके अंदर जो बात कर रहे हैं वो है एक संविधान वेता थे अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर जो हैं उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। क्या कहा था? संविधान की कुंजी। क्या कहा था? संविधान की कुंजी। ठीक है ना। अब ये तो हो गई बेसिक बातें। ठीक है ना। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करके आप लोग ध्यान रखें। NOT नोट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या बात है कि वैसे सामान्यतया सामान्यतया जो संविधान की आत्मा, सामान्यतया संविधान की आत्मा जो है वो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो आपके अनुच्छेद या आर्टिकल 32, कौन सा आर्टिकल 32, जिसको कहते हैं संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आपके अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो इस आर्टिकल के अंदर 5 प्रकार की रिट जो हैं वो जारी की जाती हैं, और आपके अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनका जो रक्षक हैं वो हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। आप सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा करके आपके जो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है आप उनको हनन होने से बचा सकते हो, ठीक है ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। और सामान्यतया भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। तो यहाँ पर आपके ये 2 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। अब देखो, अब अगर हम बात करें कि प्रस्तावना के अंदर क्या चीज़ें हैं, जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर है क्या, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें प्रस्तावना के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो प्रस्तावना के अंदर देखो आपको कुछ कुछ चीज़ों की जानकारी मिलती है। संविधान के स्रोत, पहली चीज़ जो है वो आपको जानकारी मिलती है संविधान के स्रोत क्या है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा जो इसके अंदर जो है इसकी विषय वस्तु, विषय वस्तु क्या है। तीसरा जो है वो है इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कि संविधान के स्रोत की, जो संविधान का जो स्रोत है या संविधान का जो निर्माण है उसके अंदर एक चीज आती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो देखो यहाँ पर हम भारत के लोग जो हैं भारतीय जनता को इंगित करते हैं, और जो संविधान सभा जो बनी हुई है वो संविधान सभा जो है वो संविधान सभा भारतीय जनता का ही प्रतिनिधित्व है, ठीक है ना। तो जो अंतिम शक्ति है भारतीय संविधान के अंदर, जो अंतिम शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? भारतीय जनता है, ठीक है ना। संविधान के अंदर जो है अंतिम शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? भारतीय जनता है, ठीक है। अब देखो जो विषय वस्तु है उसके अंदर कुछ जो है शब्दावली दी गई है वो आपको याद रखनी है। इसमें एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये है कि भारत जो संविधान है या भारत जो देश है ये अपने आप में एक स्वतंत्र है, और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होंगे उन मामलों के ऊपर ये खुद निर्णय लेने में क्या है? सक्षम है। ये किसी देश के अंडर में नहीं, जैसे कि ब्रिटिश उपनिवेश के अंडर में नहीं रहेगा इस मामले में, और ये अपने निर्णय जो है विदेश नीति के निर्णय हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निर्णय हैं, ये खुद ले सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। साथ में अगला जो है वो है समाजवादी। क्या है? समाजवादी। मतलब भारतीय संविधान के अंदर जो है समाजवादी जो है वो शब्द दिया गया है, और भारतीय संविधान के अंदर जो समाजवाद है उस समाजवाद का जो स्वरूप है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद जिसके अंदर आपको गांधीवादी दर्शन जो है, गांधीवादी दर्शन आपको निहित मिलता है, ठीक है ना। मतलब जो उत्पादन के साधन है उनके ऊपर जो है आम जनता का अधिकार रहेगा। यहाँ एक मिश्रित जो होता है वो मिश्रित अधिकार रहेगा। एक भारतीय संविधान का जो ये समाजवाद जो है उसको मिश्रित भी कह सकते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो रहेगा, ठीक है। फिर जो है अगली बात करते हैं हम, वो है
पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। मतलब भारतीय संविधान का जो है कोई धर्म नहीं होगा, कोई पंथ नहीं होगा, सभी धर्मों में ये क्या करेगा, सभी धर्मों के प्रति आदर भावना रखेगा, लेकिन इसका विशेष रूप से इसका खुद का कोई धर्म या पंथ जो है वो नहीं होगा। उसके बाद जो है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब ये है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होगा, ऐसे नहीं राजा की तरह हो। इसका जो है क्या किया जाएगा, निर्वाचन होगा, और वो निर्वाचन करेगी जनता। ठीक है, तो ये हो गया लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखो आगे अपन इसके बात करेंगे उद्देश्यों के बारे में। तो देखो इसके जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के अंदर अगर हम देखें क्या क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्यों के अंदर एक तो बात की गई है न्याय की। किसकी बात की गई है? न्याय की। दूसरा इसके अंदर जो बात की गई है वो की गई है स्वतंत्रता की। ये रहे खोज के कुछ नतीजे। स्वतंत्रता की बात की गई है, और फिर जो है कुछ अन्य और चीज़ें हैं उनकी भी बात की गई है। तो देखो न्याय जो है, जो उद्देशिका के अंदर जो न्याय की बात की गई है वो न्याय 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय। 3 प्रकार का न्याय कौन सा है? देखो एक तो है सामाजिक सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। ठीक है ना, ये 3 प्रकार का जो न्याय है वो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा जो है उद्देशिका के अंदर की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। फिर बात करें हम कि स्वतंत्रता के बारे में, तो स्वतंत्रता जो है वो आपको यहाँ पर 5 प्रकार की देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? विचार की, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। उसके अलावा जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। फिर अन्य और चीज़ें क्या हैं? अन्य में अगर बात करें हम तो यहाँ पर जो है समानता दी गई है। क्या दी गई है? समानता। समानता जो है वो 2 प्रकार से दी गई है। एक तो प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, और अवसर की समानता। ठीक है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर जो है कुछ और चीजें हैं, व्यक्ति की गरिमा, ये हो गया। और लास्ट में है राष्ट्र की एकता व अखंडता। राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये सारी चीजें संविधान के अंदर जो है वो शामिल है। ठीक है ना। अब देखो कुछ और चीजें हैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसके अंदर, वो क्या है? देखो कुछ प्रमुख जो है वाद है। क्या है? प्रमुख प्रमुख वाद है। प्रस्तावना से संबंधित वाद या संशोधन। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है RS प्री के अंदर, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है ना, कई प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो देखो कौन कौन से वाद हैं। सबसे पहला है 1960 का। 1960 ईस्वी के अंदर जो है वो वाद है बेरूबारी बेरूबारी संघवाद। बेरूबारी संघवाद जो है, बेरूबारी संघवाद के अंदर क्या निर्णय दिया गया? देखो इसके अंदर निर्णय दिया गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। सीधी सी बात है कि जब संविधान का भाग नहीं है तो संशोधन भी नहीं होगा। मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन जो है वो नहीं होगा। ये किसमें कहा गया? ये बेरूबारी संघवाद जो है 1960 के अंदर आया, उसके अंदर ये चीज़ कही गई। अब अगर बात करें नेक्स्ट में, हम नेक्स्ट क्या चीज़ है, देखो नेक्स्ट है, अगला जो वाद है वो है केशवानंद भारती। केशवानंद, ये बहुत फेमस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये आपके 24 अप्रैल 1973। इस वाद के अंदर क्या कहा गया? इस वाद के अंदर यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन संभव है। और ये संशोधन जो है ये कौन करेगी? भारतीय संसद करेगी। यहाँ पर एक चीज़ और निकल करके आई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक परिकल्पना और निकल करके आई, आधारभूत ढांचे की परिकल्पना। मतलब ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाए। ठीक है ना? तो आधारभूत ढांचे की परिकल्पना यहाँ पर जो है सामने आई, और आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाने वाला जो संशोधन है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला जो है वाद, वो आपके 1992 है या 93, एक बार देख लेना। SR बोम्मई, SR बोम्मई वाद, शायद ये कर्नाटक राज्य से संबंधित था, और इसके अंदर भी वही केशवानंद वाली बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ये जो बात है वो कही गई। फिर एक वाद और आया, वो था, एक वाद और आया, वो वाद था आपके 1995 के अंदर। LIC इंडिया, LIC इंडिया बनाम भारत राज्य है, ऐसा वाद था। इसके अंदर भी यही चीज़ कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधन जो है किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये चीज़ें आई कि भी प्रस्तावना संविधान का भाग है, संशोधन किया जा सकता है, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि संशोधन किया गया था कि नहीं किया गया था। ठीक है ना? तो अगला जो है प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन। देखो प्रस्तावना के अंदर जो है जो संशोधन किया गया है वो एक बार ही किया गया है, एक बार ही किया गया है। और ये जो किया गया है ये कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन।
42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के अंदर किया गया और इसके अंदर संविधान के अंदर 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना जो है उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द थे, उनका जो क्रम है वो आपको याद रखना है। एस पी ए, स्पा, एस पी ए, ठीक है ना। एस पी ए को जैसे एस से हो गया समाजवादी, पी से हो गया पंथ निरपेक्ष और ए से हो गया अखंडता। तो ये जो 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो हैं, ये 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। आप सभी को पता है कि 42वें संशोधन जो है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक संशोधन जो है इसके द्वारा हुए हैं, इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। अब देखो कुछ और चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इम्पोर्टेंट क्या क्या है, अन्य महत्वपूर्ण। तो देखो अन्य महत्वपूर्ण के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके लिए यह है, अन्य महत्वपूर्ण के अंदर जो चीज़ें हैं कि प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख, प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का उल्लेख जो है वो 2 बार है। कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है, ठीक है। अगली जो चीज़ है इसके अंदर एक आता है हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो लाइन है हम भारत के लोग, इस लाइन को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहाँ से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है ना। तो ये स्थिति हो गई। अगर हम बात करें कि प्रस्तावना की वर्तमान में क्या स्थिति है, प्रस्तावना की वर्तमान में क्या स्थिति है, तो देखो प्रस्तावना वर्तमान के अंदर संविधान का भाग है। क्या है? संविधान का भाग है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान के अंदर जो प्रस्तावना है उसकी क्या स्थिति है, ठीक है ना। तो साथियों ये जो वीडियो है ये आपके लिए मैंने बनाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो जो है मैं रात के 12 बजे आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर कर दें। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और मैं आपके लिए इससे भी बेहतर जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए लेकर के आऊँगा, जो आपके इस साल जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उन सारे एग्ज़ाम के अंदर जो है वो टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आपने इन वीडियो को अच्छे से पढ़ लिया और नोट्स बना लिए, एक भी क्वेश्चन आपका इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।